एक मिनट। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है बच्चों मेरी? हेलो। हाय बेटा रिया, हेलो 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 हेलो। हाय एवरीबॉडी, कैसे हो यार आप सभी लोग? फटाफट से आ जाइए। क्या मेरी आवाज़ आपको दिखाई, मतलब आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है? और क्या मैं आपको दिखाई पड़ रहा हूँ? हेलो एवरीबॉडी। हाँ सर, आपकी वॉइस भी आ रही है। चलिए, बहुत सुंदर बेटा जी, बहुत सुंदर, बढ़िया है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा हूँ क्योंकि मैंने जैकेट पहन ली है। तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी ठंड का माहौल है, ठंड बढ़ गई है और एसी चलता रहता है तो थोड़ी सी मुझे मुझे थोड़ी ज़्यादा ठंड लगती है। इस वजह से मैं पहले ही अपना बचाव लेके चलता हूँ। खैर, चैप्टर हमारा जो चल रहा था, हेलो 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 हाय, घूर्णन गति हमारा चैप्टर चल रहा है। आज है उसका लेक्चर नंबर 3। बेटा रिया कल क्यों नहीं आए थे, पहले तो ये बताओ। और डांटूंगा नहीं, डोंट वरी, है ना? सोच रहे होंगे कि सर तो अब डांट लगाएंगे। डांटूंगा नहीं, बस मुझे रीजन बता दो क्यों नहीं थे। और हाय बेटा विकास सैनी, क्या हाल चाल है बेटा विकास? कैसे हो बच्चे, कैसे हो बेटा? बाकी के बच्चे कहाँ हैं? चलिए बेटा जी, आज आगे चलते हैं और हम जड़त्व आघूर्ण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जड़त्व आघूर्ण की बात करेंगे और फिर बाद में हम बल आघूर्ण की भी बात करेंगे। सर तबीयत खराब थी मेरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो आप। तबीयत का विशेष ध्यान रखिए, मौसम अभी बहुत गंदा हो रखा है, समझ नहीं आता। पंखा बंद करके सोएं तो गर्मी लगती है, पंखा चालू कर दें तो ठंड लगती है। और जब ये बीच की सिचुएशन आती है ना, तब इंसान फंस जाता है। क्लियर रहे तो समझ में भी आता है कि यार बिल्कुल ही बंद करना है पंखा या बिल्कुल ही चलाना है। खैर, मैंने आपको जड़त्व आघूर्ण के बारे में बता दिया था और मेरे को अगला जो टॉपिक पढ़ाना था वो पढ़ाना था घूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या हेडिंग लगा लीजिए बच्चों। घूर्णन त्रिज्या इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन के। कुछ लोग इसको जायरेशन बोल देते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। अगर आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना आता है तो ये तो सीधा फॉर्मूले में रखना है और आंसर। फॉर्मूला इसका सिर्फ इतना सा है, अगर आपको जड़त्व आघूर्ण आई निकालना आता है तो आपको के निकालना तो बिल्कुल आसान है। के बराबर होता है √I/m। m द्रव्यमान है तो के बराबर √I/m। अब पढ़ते हैं एक्चुअली होती क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना? ये होती क्या है, अब ध्यान से सुनना। जैसे हमने द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित किया था, याद है द्रव्यमान केंद्र को? कि पूरी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो हम एक ऐसे बिंदु पर केंद्रित मान लेते हैं जहां पर वो वस्तु बैलेंस रहती है, बेसिकली वो वहीं, उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं बेसिकली, है ना? या एक ऐसा बिंदु जहां पर संपूर्ण वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है, उसको हम बोलते हैं कि भैया वो है मेरा द्रव्यमान केंद्र। घूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से वह दूरी होती है, जो भी उसकी घूर्णन अक्ष है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहां से वह दूरी है घूर्णन त्रिज्या, जहां पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मान लेने पर जड़त्व आघूर्ण का वही मान प्राप्त होगा जो कि पिंड के वास्तविक द्रव्यमान वितरण से प्राप्त होता है। सेम वही कहानी है। मान लीजिए एक वस्तु है जो घूम रही है, सुन ले, एक वस्तु है जो घूम रही है, एक अक्ष के परित है, उस अक्ष के परित है, उस पूरी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण कुछ है, ठीक है, कुछ है। पर अगर मैं उस पूरी वस्तु का
सारा द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित मान लूं तो क्या मुझे द्रव्यमान केंद्र मिल जाएगा, और वो द्रव्यमान केंद्र अक्ष से कितनी दूरी पर है, और वो द्रव्यमान केंद्र ऑब्वियस सी बात है सारा द्रव्यमान आपने माना है और वो वस्तु घूम रही है, तो द्रव्यमान केंद्र बेसिकली उस अक्ष के परितः घूम रहा है, तो वो जो त्रिज्या होगी ना, वो जो दूरी होगी ना, वही है घूर्णन की त्रिज्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, अक्ष से k दूरी पर वास्तविक रूप से केंद्रित हो, तो अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण m² होता है। क्या होता है? m² होता है। क्या होता है? m² होगा, और k की वैल्यू हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी, इसको k से दिखाते हैं घूर्णन त्रिज्या को, I/m। ठीक है, k का घूर्णन अक्ष के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, घूर्णन अक्ष देना बहुत जरूरी है, वहीं से तो दूरी लोगे। k एक अदिश राशि है। रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ स्केलर क्वांटिटी। घूर्णन त्रिज्या की विमाएं लंबाई के समान है। देखो द्रव्यमान की जड़त्वाघूर्ण mr², m से m कट जाएगा, ये आएगा r², अंडर रूट के अंदर r² है तो बाहर निकलेगा, तो r क्या है? त्रिज्या, मीटर में लंबाई है ना, तो इसीलिए लंबाई के समान होती है। इसे लंबाई की उपयुक्त इकाई जैसे मीटर में मापा जाता है। नोट कर लेना बाद में, अभी मुझे आगे पढ़ा लेने दो, अभी मुझे पढ़ा लेने दो। अब इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, आइए अब इसको मैं थोड़ा ऐसे समझाता हूँ। अभी तक तो मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया, अब आप इसको ऐसे समझिए, ध्यान से सुनिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये मेरे पास एक वस्तु है रैंडम शेप की, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आकार की वस्तु है, कोई भी एक रैंडम शेप की वस्तु ले लेते हैं, है ना, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि ये द्रव्यमान m1 है, ये m2 द्रव्यमान है, ये m3 द्रव्यमान है, ये m4 द्रव्यमान है, ये r1 त्रिज्या है, ये r2 त्रिज्या है, ये r3 त्रिज्या है, ये r4 त्रिज्या है। ऐसे घूम रही है, अलग अलग द्रव्यमान है और अलग अलग त्रिज्याएं हैं और घूम रही है। इस पूरी वस्तु का जड़त्वाघूर्ण कैसे लिखूंगा? m1r1² प्लस, अब जड़त्वाघूर्ण अदिश राशि है, m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² प्लस m4r4², ऐसे चलता चला जाएगा। लेकिन अगर मुझे घूर्णन त्रिज्या निकालनी है तो ये घूर्णन अक्ष है, इस पूरी वस्तु का द्रव्यमान मैं कैपिटल M मान लेता हूं, पूरी वस्तु का द्रव्यमान मैं कैपिटल M मान लेता हूं, इस पूरी वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल M मान लेता हूं, और ये जो दूरी है घूर्णन अक्ष से संपूर्ण वस्तु का द्रव्यमान, एक्चुअली में यहां पर नहीं है सारा द्रव्यमान, इस बिंदु पर द्रव्यमान तो ऐसे फैला हुआ है, पर हम मान के चल रहे हैं कि सारी वस्तु का द्रव्यमान यहां पर केंद्रित है, और ये द्रव्यमान केंद्र जिस त्रिज्या में घूमता है ना, वो त्रिज्या है तेरी रेडियस ऑफ गायरेशन। और इस k की वैल्यू कैसे निकालते हैं? √I/m। I हमने निकाल लिया, I हमने निकाल लिया, m1r1 अंडर रूट लगा दिया, I हमने लिख लिया m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² अपॉन m क्या है? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस ये, तो m1 m2 m3 है। अगर मान लूँ कि ये सारे द्रव्यमान बराबर हैं और वो स्मॉल m के बराबर हैं, तो m कॉमन ले लो और नीचे m m m m m m m n हो जाएगा, m से m कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √r1² प्लस r2² प्लस r3² डैश 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 rn² अपॉन n, जहाँ n कणों की कुल संख्या है।
बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा कहता हूं कि रेडियस ऑफ गायरेशन टफ नहीं है। अब आपको ये बताओ, ये दोनों चीजें समझ में आई क्या? क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगी तो मेरा पढ़ाना वेस्ट है। ये और ये दोनों समझ में आया? एक बार मुझे हाँ या ना का जवाब दे दो। गुड इवनिंग बेटा निकिता। हाय बेटा गौतम कुमार, रिया, शिव, क्लियर है? तो नोट करिए ना बच्चों। अच्छा नोट कर लोगे आप? नोट कर लोगे आप? या चलो ये नोट ही कर लो, क्योंकि मुझे फिर घूर्णन अक्षों की प्रमेय पढ़ा रही है, समांतर अक्षों की प्रमेय, है ना। उसके बाद मुझे सिर्फ जड़त्व आघूर्ण बताने, ये सब याद रखने, ये मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ बोल दूंगा कि देखो ऐसी वलय होगी तो ये। चलो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक काम करते हैं, आज आप ये लिखिए, पहले लिखिए, चलो कोई बात नहीं, लिखिए लिखिए लिखिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लिखिए। कल का लिख नहीं पाई थी तो कैसे नोट करूं इसको? तो कल के हिसाब से आप अब कैसे करो यार? चलो कोई बात नहीं, फिर अब मैं बाकी के बच्चों को बोल चुका, अब 2-5 मिनट बैठ जाओ, फिर आप अब 2-5 मिनट बैठ जाओ, बाकी के बच्चों को लिख लेने दो, ठीक है बेटा शिव? कल का टॉपिक फिर आपने लेक्चर भी नहीं देखा होगा गुड़िया, तो फिर हो सकता है समझने में आपको थोड़ी तकलीफ हो, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण मैंने समझाया था और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो जड़त्व आघूर्ण आपको समझना पड़ता है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक था। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कल हमारा चौथा लेक्चर है और कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, और हम जाएंगे बेटा जी फिर सीधा ठोसों के यांत्रिक गुण। मैं चाह रहा था कि ये महीना ख़त्म होने से पहले पहले ठोसों के यांत्रिक गुण, नहीं अभी गुरुत्वाकर्षण, ठोसों के यांत्रिक गुण और फिर तरलों के यांत्रिक गुण एटलीस्ट शुरू भी हो जाएगा। फिर देखते हैं दिसंबर का महीना क्या कर सकते हैं। इस दिसंबर के महीने में एक महीना वेरी क्रूशियल हो सकता है। आपकी क्लासेस फिजिक्स की थोड़ी डबल कर दूं मैं, है ना, आपकी क्लासेस थोड़ी ज़्यादा कर दूं मैं, या देखते हैं कि क्या हम बेटर कर सकते हैं। सिलेबस तो ख़त्म करना ही पड़ेगा, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम सिलेबस ख़त्म करेंगे बच्चे, है ना, ताकि आप लोगों को पढ़ने का समय मिले, आप लोगों को रिवीजन, और जो नोट्स मेरे हैं उन नोट्स को भी ढंग से पढ़ जाना। मैं बस ये कह रहा हूँ, तो भी आपका बहुत कुछ भला हो जाएगा, ठीक है। बाकी के बच्चों ने लिख लिया, विकास, निकिता, शिव है क्या यहाँ पे? शिव बेटा लिख लो तो एक बार मुझे जरूर बता देना। शिव बेटा लिख लो। आज मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको दिख भी गया होगा मेरे मूड से।
पर मेरे को क्लास कैंसिल नहीं करनी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे पास समय कम है, इस वजह से मैं पढ़ाने आया हूँ। समय नहीं है बेटा, क्या करूँ, समय होता तो सोच भी लेता कि थोड़ा आराम कर लूँ, मेरे पास रुकने का समय नहीं है अभी, ना रुक सकता ना बैठ सकता ना, एटलीस्ट आपके बैच के साथ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता आपके बैच के साथ, तो मैं बंद गया हूं मैं। लिख लिया, ये वाला नोट करो फटाफट से, ये वाला नोट करो फटाफट से। ये जो बराबर का साइन नहीं होता, ये जो 3 में ऐसे लिखा होता है ना, देखो ये होता है बराबर का साइन, लेकिन अगर ऐसे आ जाए ना तो ये होता है इक्विवेलेंट का साइन। इक्विवेलेंट का मतलब है कि समतुल्य है, समतुल्य है, दिस इज इक्विवेलेंट साइन, समतुल्य है, ठीक है, समतुल्य है। तो ये याद रखा करो, छोटी छोटी चीजें होती हैं, बराबर में और तीन वाले बराबर में, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में फर्क है, वैसी कहानी है ये। क्या कहते हो? अब सुनिए, देखिए जड़त्व, अब हम बात करेंगे जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय। जड़त्व आघूर्ण, ये इसलिए थ्योरी है ना, लिख के लाना फायदा रहता है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को लिखने ही नहीं पड़ती और बिल्कुल डिटेल में सही सटीक थ्योरी आपको मिल जाती है। हमको थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है। पहली है लंबवत अक्षों की प्रमेय, लंबवत अक्षों की प्रमेय। देखिए मेरी बात सुनिए, 2 थ्योरम पढ़ेंगे हम, लंबवत अक्षों की प्रमेय और समांतर अक्षों की प्रमेय। परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम और पैरेलल एक्सिस ऑफ थ्योरम। लंबवत अक्षों की प्रमेय या लंब कोणिक बोल दीजिए, लंबवत है या लंब कोणिक है, लंब कोणिक अक्षों की प्रमेय। दूसरा हम पढ़ेंगे समांतर अक्षों की प्रमेय। तो पहली प्रमेय अभी हम पढ़ने जा रहे हैं लंब कोणिक प्रमेय, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं कि एक तो यह द्विविमीय वस्तुओं के लिए ही लागू होगी। इस प्रमेय को आप कसम खा लो त्रिविमीय वस्तुओं के लिए लागू नहीं करोगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये वस्तु द्विविमीय वस्तु, ये प्रमेय द्विविमीय, कसम खाओ आईआईटी की, एनआईटी की, कि सर इस बात को तो हम गांठ बांध के रखते हैं कि हम इस अक्ष का या इस प्रमेय का जो प्रयोग है वो केवल द्विविमीय वस्तुओं के लिए ही करेंगे। या कोई समतल पटल है, कोई समतल पटल का मतलब है एक आयताकार कोई शेप दे रखा है ना, एक लकड़ी का कार्डबोर्ड है ना, वो आयताकार है, इस तरीके का कोई पटल अगर आपको दे रखा है
तो ये कंडीशंस याद रखोगे कि यह प्रमेय केवल द्विविमीय वस्तुओं के लिए या केवल समतल पटल के लिए है ना। तो पहली प्रमेय है किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण उसके तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है। किसी भी अक्ष का, देखिए सुनिए ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, द्विविमीय वस्तु है, द्विविमीय, सुन लो बहुत अच्छी प्रमेय, बहुत सिंपल भी है, दोनों प्रमेय बहुत सिंपल है, इसका यूज करेंगे हम सवालों में, बहुत सिंपल। ये एक द्विविमीय वस्तु है और ये मेरे पास अक्ष है एक्स वाई जेड अक्ष, इधर की तरफ एक्स अक्ष है, ये जेड है, ये वाई है। अक्षों का चुनाव पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। सिलेक्शन ऑफ द एक्सिस आर कंप्लीटली आर्बिट्री। तो ये अक्षों का, मैं इस अक्ष को वाई अक्ष कह सकता हूं, मेरा हक है, इसको एक्स अक्ष भी कह सकता हूं, इसको जेड अक्ष भी कह सकता हूं। ध्यान से सुनना, मैं जेड अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस वस्तु के तल में जो दो अक्ष होंगी, लंबवत अक्ष वाई, लंबवत ही होंगी, एक्स और वाई लंबवत है, तो मुझे आई जेड फाइंड करना है, तो लंबवत अक्ष, इस वस्तु के तल के लंबवत अक्ष या घूर्णन अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है आई जेड, वो बराबर होता है उस वस्तु के तल में दो अक्ष होंगी, तल है ना तो दो अक्ष तो होंगी तल में और दोनों लंबवत होंगी। अरे यार हाँ या ना, दोनों लंबवत होंगी, हाँ या ना। उन दोनों अक्षों के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है उनके योग के बराबर होता है, और चूंकि यह एक अदिश राशि है जड़त्व आघूर्ण, तो सीधा सीधा जोड़ा जा सकता है। आया समझ में? हो गई थ्योरम खत्म। थ्योरम तो इतनी होती है। अब इसको ऐसे समझ ले कि मान लीजिए मेरे पास इस तरीके का कोई शेप है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, देखिए दिख रहा है ना, और ये जेड अक्ष है। तो मुझे अगर आई जेड निकालना है तो एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालूंगा, वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा और वो जो योग आएगा ना, योग, वो जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। तो यहाँ थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी पढ़ लेना, लेकिन एक बात हमेशा गांठ बांध लो, इस प्रमेय को केवल द्विविमीय पिंडों के लिए ही प्रयोग करते हैं, त्रिविमीय पिंडों के लिए नहीं। कर मत लेना, कसम खाई है तुमने IIT की, NIT और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज, ठीक है। तो ये लिखिए, इसमें एक लाइन और रह गई है, योग के बराबर होता है जबकि अभिष्ट अक्ष उन दोनों अक्षों के कटान बिंदु से होकर गुजरती है। अभिष्ट अक्ष मतलब ये वाली अक्ष जिसके परितः हमें निकालना है, उन दोनों अक्षों के कटान बिंदु, ये रहा कटान बिंदु से होकर, उन दोनों अक्षों के कटान बिंदु से होकर गुजरती है। दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम। लंबवत अक्षों की प्रमेय या लंब कोणिक अक्षों की प्रमेय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये दोनों ही प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे आया समझ में? अब नोट मत करना, अब सुन लो, पहले सुनने वाला काम खत्म कर लेते, नोट बाद में करवा दूंगा, लिखना तो है ही आज। दूसरा है समांतर अक्षों की प्रमेय। ये आपसे 30% पूछी जाएगी पेपर में, लेकिन ये 70 से 80% पूछी जाती है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। ये तो 20 से 30% ही पूछी जाएगी, लेकिन 70 से 80% ये वाली प्रमेय पूछी जाती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कारण है ये सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए लग जाती है, सभी प्रकार के द्विविमीय, त्रिविमीय, सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए। तो ये जब सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए लग जाती है तो उनके हाथ खुल गए, पेपर बनाने वालों के हाथ खुल गए कि यार वस्तु
द्विमीय हो जरूरी नहीं, तो वो गोला दे देते हैं, है ना, खोखला गोला, ठोस गोला दे देंगे, इस फिर अक्ष अलग अलग कर देते हैं, तो बहुत सारे केसेस इसमें बनते हैं। इसलिए उन्होंने इसको ज़्यादा भाव दे रखा है, इस समांतर अक्षों की प्रमेय। और पर्सनली बताऊं ना, दिल की इच्छा, तो मुझे भी ये प्रमेय ही पसंद है। हालांकि पढ़ानी तो मुझे दोनों ही है, पर मुझे फील आता है समांतर अक्षों की प्रमेय में। पैरेलल एक्सिस थ्योरम सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए है। इसका क्या करना है, मान लीजिए मेरे पास कोई वस्तु है रैंडम शेप की, है ना, मेरे पास कोई वस्तु है और उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण है वो आईसीएम है, सेंटर ऑफ मास। परंतु मुझे तो द्रव्यमान केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण हमें पता है। अब सर हमें कैसे पता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, सारी वस्तुओं का बता दूंगा, चक्ति का, वलय का, इस अक्ष के परितः उच्च की जड़त्व आघूर्ण अक्ष के ऊपर भी डिपेंड करता है, घूर्णन अक्ष कौन सी है और कहां पर है ना, क्लियर है। तो हमें तो इस अक्ष के परितः निकालना है, तो इस अक्ष के परितः निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान केंद्र से जो अक्ष जड़त्व आघूर्ण है उसको तो लिखना ही पड़ेगा, आईसीएम तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस md स्क्वायर करना पड़ेगा। m क्या है, इस वस्तु का द्रव्यमान, ये प्रमेय है, इसमें प्रूफ नहीं है कुछ भी, ऐसे ही है ये, इस वस्तु का द्रव्यमान। और d क्या है, d को बहुत ध्यान से सुनिए, दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी, ये दोनों अक्ष समांतर है, ये दोनों अक्ष समांतर है, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये है मेरे पास d। दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आईसीएम क्या है, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः या अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। दोनों की दोनों प्रमेय कितने बच्चों को समझ में आई, एक बार हाथ खड़ा कर दो। हाँ या ना, नोट किया जाए। शिव बेटा कोई डाउट है, आपने हाथ खड़ा किया है। लिख लिया, नो डाउट सर, ठीक है ठीक है। तो पहले तो ये लिखेंगे, उसके बाद लिख लो, इसको लिख लो। इसके बाद सवालों पे चलेंगे, मतलब पहले तो ये कर लो, उसके बाद सवालों पे लेके चलूंगा। कुछ एक दो थ्योरी और पढ़ानी है, जो सोच के आया हूँ वो तो मैं करवाऊंगा बेटा। अब वो हो गया, उसमें कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी वस्तुएं बताऊंगा, अलग अलग दो तीन केस हैं उसमें, एक वस्तु है उसमें दो तीन केस हैं, फिर अगली वस्तु है उसमें दो तीन केस हैं, ऐसे 8 या 9 हैं। ठोस गोला, खोखला गोला, चकती, वलय, चकती में भी फिर बहुत सारे केसेस हैं, वलय में भी बहुत सारे केसेस हैं, है ना, बेलन है, बहुत सारी है।
तो हर हर एक का फिक्स है कि यार इसका आ जाएगा, तो और वो आपको याद रखना है। अब मैं कह रहा हूँ वो रटना ही है, आंख बंद कर लो और रट्टा चालू कर दो, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि उनका सबका डेरिवेशन में करवाऊं, काम भी नहीं आएगा। आपको सीधा सा है, एक वस्तु है, उसका जड़त्व आघूर्ण कितना है वो बता दो, सवाल आएगा, सीधा आएगा भाई। क्लियर है? हो गया? अरे हो गया, थोड़ा जल्दी लिख लो भाई। अरे बेटा कैसा भी फिगर बना ले। हाय बेटा प्रियांशु। यस सर, हो गया। अब ये वाला लिखिए, ये तो जल्दी हो जाएगा है ना। ये प्रमेय मत भूलना, पहले ही कह देता हूं, ये वाली प्रमेय याद रखोगे। ये दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला।
चलिए, हो गया। अब कुछ वस्तुएं हैं, मैं सीधा उनका जड़त्व आघूर्ण बता रहा हूं और घूर्णन त्रिज्या बताऊंगा, रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। अच्छा, दोनों ही एक ही टेबल में है, आपको पता है निकाले कैसे होंगे ये। रेडियस ऑफ गायरेशन में बता दूंगा, एक दो का बता दूंगा, फिर अब सबका आइडिया लग जाएगा, सेम पैटर्न है। तो शुरू करते हैं। अलग अलग वस्तुओं का रेडियस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चाहे वो 2D हो चाहे वो 3D हो, हमने उसका जड़त्व आघूर्ण कैसे निकाला। हो सकता है कि कुछ ऐसे केसेस हो जिसमें मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्षों की प्रमेय यूज करी हो, या लंब कोणिक अक्षों की प्रमेय, लंबवत अक्षों की प्रमेय हमने यूज करी हो। दोनों में से हमने कुछ भी यूज किया हो, आपको रिजल्ट से मैटर है, द्विविमीय हो चाहे त्रिविमीय। और ये सब आपको बना के लिख के, शेप एंड साइज सब बनाना है, सब कुछ आपको बनाना है। घर पे जाके आज बहुत काम है लिखने वाला, बहुत। और इनकी प्रैक्टिस एक बार तो फेयर में करोगे, उसके बाद रफ नोटबुक में करोगे। आओ पहला शेप दिखाता हूं आपको, क्लियर होगा आई होप आपको। धक्का मुक्की मत करना। पहले इसमें लिखा हुआ है पिंड की आकृति, इसमें है घूर्णन अक्ष की स्थिति, चित्र बना के दे रखा है, जड़त्व आघूर्ण है, और लास्ट में है घूर्णन त्रिज्या के। अब सुनिए, पहला केस है वलय। वलय मतलब रिंग, रिंग समझते हो, चूड़ी, जिसका द्रव्यमान हमने कैपिटल M माना है, त्रिज्या हमने कैपिटल R मानी है। अब इस वलय में भी 4 केसेस है ABCD। वलय में 4 केसेस है ABCD, क्योंकि अलग अलग अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण अलग अलग आएगा। जैसे इसके केंद्र से गुजरने वाली, यानी कि द्रव्यमान केंद्र मान लो, क्योंकि ये वलय है तो इसका द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल बीच में होगा, सेंटर में, एक समान है, सममित रूप है, बिल्कुल बिल्कुल सिमेट्री है। इस अक्ष के परितः इसकी त्रिज्या है कैपिटल R, तो इसका जड़त्व आघूर्ण है mr²। क्या है? mr²। और याद करो बेटा जी, k कैसे निकालते हैं? k √I/m। I क्या है? mr², नीचे m, तो k बराबर √r², जिसको मैं r, तो k बराबर r। तो यही मेरी रेडियस ऑफ गायरेशन है। एक दो का और बता दूंगा, फिर आइडिया लग जाएगा। कुछ नहीं करना, बार बार यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना, जड़त्व आघूर्ण पता होना चाहिए बस। द्रव्यमान से भाग दीजिए और वर्गमूल ले लीजिए। पहले बताओ, थोड़ा फील आया? तो ये कौन सी अक्ष? अक्ष हमेशा याद रखना, ये वलय है, ऐसे मान ये वलय है, ये वलय दिख रही है, और इस वलय में ये रही घूर्णन अक्ष, ये रही घूर्णन अक्ष। ये वलय दिख रही है आपको, इस वलय में ये रही घूर्णन अक्ष। इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण हमने निकाल लिया। दूसरा हमको दे रखा, इसमें लिखा हुआ भी है कि तल के लंबवत तथा केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष, सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेना। PDF शेयर हो जाएगी, नोट्स बनाना बढ़िया कायदे से। बेटा रिया, आज तो बहुत कुछ लिखना है, इसलिए कह रहा हूं फील कीजिए इस चैप्टर को। थोड़ा थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा। मैं सवाल पे तो तब आऊं ना जब आपको बेसिक चीजें पता हो। आप अगर होते ऐसे कि सर मुझे तो सब आता है, आप तो सवाल करो, तो मैं फिर करवाता भी। पर मेरा यकीन मान बच्चा, आपको थ्योरी नहीं पता, पहले ये पता करो। और जेईई मेन में तो यही सवाल है, यही बेसिक सवाल है जेईई मेन में। तो आपसे पूछ लेंगे कि वलय का जड़त्व आघूर्ण बताओ, पता ही नहीं है साला, कैसे करेंगे? तो पता होना चाहिए। दूसरा है व्यास के परितः, व्यास डायमीटर। तो ये व्यास दे रखी है ना, ये जो अक्ष बनाई है ना उन्होंने, ये व्यास ही तो है। तो इसके परितः जड़त्व आघूर्ण ले लो या इसके परितः ले लो, एक ही बात है। ये रहा, ये व्यास ही तो है,
इसके परितः अगर आपको जड़त्व आघूर्ण चाहिए तो इसका फॉर्मूला है हाफ mr² या mr²/2, और जब आप k निकालोगे √mr²/2 m, तो k यहां से सीधा सीधा आ जाएगा r/√2, r/√2। अब निकाल लोगे, अरे हाँ या ना। तीसरा है तल के लंबवत स्पर्श रेखीय अक्षीय सापेक्ष। ये रिंग है, इस वाली अक्ष में तो मध्य में से जा रही थी, अंदर से जा रही थी। अब देखो यहां पर मैं आपको समांतर अक्षों की प्रमेय यूज करना बताता हूं। इधर आ, यहां पर तुझे समांतर अक्षों की प्रमेय यूज करना बताता हूं। इधर आ, ये अक्ष, अब देख क्या है, इस रिंग के लंबवत परंतु स्पर्श करती हुई अक्ष के परितः चाहिए। तो कैसे करेगा बता? तो यह आंसर आता है 2mr²। समांतर अक्षों की प्रमेय क्या बोलती है? अगर आपको इस अक्ष के परितः चाहिए, यही सवाल है, तो आप पहले तो इसके द्रव्यमान केंद्र से जो वास्तविकता में जो होती है, यानी कि ये वाला केस, द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के परितः लिखो। तो इस अक्ष के परितः कितनी? mr²। और दोनों के बीच में दूरी कितनी है? दोनों अक्षों के बीच में दूरी कितनी है? r। तो md²। अरे md², d की जगह r रखोगे तो mr²। तो इसका भी mr² और इसका भी mr², जुड़ेगा 2mr²। अरे यार, ये देख समांतर अक्षों की प्रमेय यूज हो गई। बहुत शानदार नोट्स बनाना, बहुत शानदार, दिमाग लगा के लिखना। सिर्फ मत लिखना भर ये मत सोचना सिर्फ लिखना है, ये सोचना कि मैं बहुत कुछ लिख रही हूं या बहुत कुछ लिख रहा हूं, और ऐसे ही आ जाएगा। कर लोगे अब तो ये कर लोगे। अब एक और है, तल में स्थित स्पर्श रेखीय है, उसी तल में है पर लंबवत नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो व्यास का पता है, वापस से समांतर अक्षों की प्रमेय। तो हमें ये पता है mr²/2, इसमें mr² और जोड़ दो, अरे इसी में mr² और जोड़ दो, तो आधा + 1 1.5 3mr²। इसमें भी समांतर अक्षों की यूज, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मेरे पास समय होता ना, तुम होते ना 11th क्लास में, तो तुम्हें पता चलता कि सौरभ सर गुंडन गति कैसे पढ़ाते हैं। पर मैं मजबूर हूं कि मेरे पास 4 या 5 लेक्चर ये इस चैप्टर के लिए, मजबूर हूं मैं, मेरे हाथ बांध रखे हैं और ना फील है इस चैप्टर में, और मैं बहुत तगड़ा जीता हूं इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त। बट कोई बात नहीं। ये रेडियस ऑफ गायरेशन, पहला केस क्लियर हुआ। पहले मुझे ये बताइए, लिख लेना बाद में, अब मैं सिर्फ हाँ या ना। क्लियर हुआ बेटा निकिता, बाकी के बच्चे शिवांश, प्रियांशु, क्लियर है? हाँ या ना? हो गया। ये पहला हुआ रिंग। अब रिंग के, अब इसको ऐसे याद रखो, एक वलय, ऐसे याद रखो, वलय में 4 केस बन सकते हैं। ऐसा बना तो ये होगा, ऐसा बना तो ये होगा, निकालना भी बता दिया हालांकि, ऐसा हुआ तो ये। अब सवाल आएगा कुछ भी दे दे, क्या फर्क पड़ता है, हमें आना चाहिए भाई निकालना, हमें निकालना आना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है भाई। दूसरा है चकती, वलय में और चकती में फर्क है, ये तो पता है, वलय में और चकती में फर्क है, ये तो पता है। ये देखो ये रहा, अब कर लोगे वलय का। अब ये चकती का है, तो द्रव्यमान m है
त्रिज्या कैपिटल आर है शक्ति की, यहां पर ये जानकारी दे दी बेसिक। अब उसमें केस है तल के लंबवत एवं केंद्र से गुजरने वाली अक्ष, तो तल के लंबवत और केंद्र से इसका आ जाएगा mr²/2, तो के आ जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन, घूर्णन त्रिज्या आ जाएगा r/√2। दूसरा है व्यास के सापेक्ष, तो ये व्यास है। आपको अगर पहले डायग्राम अच्छा नहीं दिख रहा तो इसके जैसा ही वो बना लेना, इसको देख के वलय वाला बना लेना, सेम केसेस हैं, डायग्राम तो सेम ही है ना, सिर्फ रिजल्ट ही तो अलग है, तो डायग्राम यहां से रेफरेंस ले लेना अगर नहीं दिख रहा है वहां डायग्राम तो। mr²/4 r/2। तीसरा तल में स्थित है स्पर्श रेखा, अब उसमें तीसरा ये वाला था और चौथा ये वाला था, यहां तीसरा ये वाला कर दिया, चौथा ये वाला कर दिया, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे कर दिया। याद है तीसरा हमने ये पढ़ा था तल के लंबवत, तल के लंबवत, इसमें भी पैरेलल एक्सिस, ये पता है प्लस mr², तो 1.5 आएगा, 1.5 आ गया, 1.5 3/2 mr², ये तो आ जाएगा। इसकी तो मैं दिमाग इसकी तो मैं टेंशन ही नहीं लेता के की तो। अब इसमें आ जाए, इसका पता है mr²/4 प्लस एक और mr² जोड़ दो, तो 1/4 mr² में एक और जोड़ोगे तो 5/4 mr²। अब बताओ फील है क्या, कितने बच्चों को फील आया कि सर वलय खत्म, चकती खत्म, दो पॉइंट खत्म, तीसरा शेप पढ़ाइए, तीसरा शेप पढ़ाइए। मजा ही नहीं आ रहा यार, तुम बहुत बेकार इंसान हो। तुम लोग को आ रहा है क्या समझ में? हो गया। तीसरा छिद्रित चकती, छिद्रित चकती समझते हो, हमने काट दिया बीच में से, तो आंतरिक त्रिज्या r1 थी, बाह्य त्रिज्या r2 है, उसमें दो केसेस हैं, कर लेना। चौथा है ठोस गोला, व्यास के सापेक्ष और स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष। हमें यह पता है, इसमें mr² और जोड़ दो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्षों की प्रमेय, इसका पता है, इसका आ जाएगा 2/5। याद करो ठोस गोले का मैं लिखता था, ठोस गोले का याद करो मैं लिखता था 2/5 mr², कभी सवाल करवाए हो तो। अरे यार सेम फिर इसका लिख दोगे, इसमें mr² और जोड़ दोगे तो 7/5 mr², और ये तो सब कर ही लोगे तुम, इसमें तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। अरे यार हो जाएगा, नोट करना, घर पे बैठ के करना आराम से, बस मैं तो बता देता हूँ क्योंकि ये काम ज्यादा है नहीं। अब मैं इनको हाथों से बनाता तो कितने लेक्चर लग जाते, 2-3 लेक्चर तो यही खा जाता अकेला, इसलिए जल्दी जल्दी। अगला, अच्छा ये फिर से आ गया क्या, ये पेज फिर से आ गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। चौथे के बाद कुछ मिस हो गया है क्या मुझसे? एक मिनट, मुझे लगता है कि मैंने एक आधा मिस कर दिया डायग्राम, मैं काट, कोई बात नहीं, ये वाला मिस हो गया। चौथे के बाद पांचवा और छठा मिस हो गया। ये जो है ये बेटा पांचवा और छठा मिस हो गया, तो एक काम करो, तुम सातवां लिख लो, ये तीसरा और ये चौथा, चौथे के बाद 2 पन्ने छोड़ देना, वो मैं कल बता दूंगा। चौथे के बाद 2 पन्ने छोड़ देना, ठीक है।
तुम सीधा 7वां लिख लो और ये बिल्कुल हटा दो, ये वाला मामला बिल्कुल हटा दो, है ना। मैं ताकि आपको क्लियर करके जा रहा हूं डायग्राम, फिर ये मैं अगली अगली क्लास में करवा दूंगा। चौथे के बाद नंबरिंग क्लियर है। अरे क्या हो गया भाई, अरे यार फिर से लिखना पड़ेगा। क्लियर है, ये मत लिखना, बस मेरा ये बोलना पर्पस है ना। ठीक है, तो आप ये लिखोगे 7वां। तो मैं यहां पर है ना, ये आपका चौथा हो गया, 5वां एंड छठा जगह छोड़ दो, 5वां और छठे के लिए जगह छोड़ दो, 2 पन्ने छोड़ दो आराम आराम से सेपरेट, 2 मतलब एक ये और एक ये छोड़ देना, कोई बात नहीं, अब हो गई गलती मुझसे, मुझे शक तो हो गया था, मैंने कोई बात नहीं, है ना। फिर ये 7वां हो जाएगा, ठीक है, ये 7वां हो जाएगा। खोखला बेलन है, इसमें ABC 3 केसेस हैं, ये कर लेना। 8वां है ठोस बेलन निपटा दो, है ना। बेलन में ये हो जाएगा A B और C, ये सब कुछ दे रखा है, सब कुछ। 8वें के बाद ये 9वां हो जाएगा आयताकार पटल, इसमें भी A B और C, ये तीनों दे रखे हैं, ये खत्म हो जाएंगे यहां तक। अब बताओ कर लोगे? 5वां और छठे का मुझे तुम याद दिलाओगे, 5वां और छठे का मुझे याद दिलाओगे, हो सकता है कल क्लास से पहले एक बार और याद दिला देना, या मुझे कल तुम लोग में से कोई भी एक बच्चा, मेरा व्हाट्सअप नंबर तो है ही है, एक व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना 12 बजे के आसपास, 11-12 बजे, 1 बजे के आसपास, 1 बजे करना, 1 बजे मैसेज करना कि सर 5वां और छठा पॉइंट लेकर आना। कर दोगे? कोई ले रहा है जिम्मेदारी है? कोई बच्चा ये वाली जिम्मेदारी ले रहा है क्या? तो क्या मैं भूल जाऊंगा फिर से? और 2 पेज छोड़ दो ताकि वो ब्रेक ना हो, कंटिन्यूअस वो ब्रेक ना हो। हाँ, बहुत सारा लिखना है आज इसीलिए, और अभी तो सवाल और दूंगा, टेंशन मत लो, सवाल भी करना है, इसलिए आज सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है, कल का भी लिखना है बेटा रिया आपको तो। हाँ यस सर, मैं कर दूंगी मैसेज, ठीक है बेटा गुड़िया, है ना। आपको तो कल का भी लिखना है और आज का भी लिखना है और पढ़ना भी, अभी सवाल दूंगा, देख मैं छोड़ूंगा नहीं, इसलिए आज चैप्टर खींच रहा हूं मैं जितना खींच सकता हूँ। तीसरा लेक्चर है। ये होने के बाद प्रश्न नंबर पहला सवाल है, करके आइएगा होमवर्क। यह है प्रश्न 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, मैं कल करवाऊंगा ये सारे सवाल, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, और ये सारे हो जाएंगे आपको जो शेप मैंने बताए 4, ये 4 सवाल हैं, ये कोशिश करिएगा इनको करने की, और बस फिर तो और तो कुछ है नहीं। तो कैसा लगा लेक्चर? अच्छा पहला सवाल ट्राई करना, जब तक तुम लोग पहला सवाल ट्राई करना, है ना, जब तक पहला सवाल ट्राई करो। ये 5 और 6 हो जाता ना, मजे आ जाते, बहुत कुछ कवर हो जाता जो सोच के आया, फिर बलागुन करा देता आपको, पर कोई बात नहीं, कल हम बलागुन कर लेंगे और कुछ सवालों की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। कल बलागुन बलयुग में बढ़ा दूंगा, और कल ही मैं आपको कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत समझा दूंगा, कोणीय संवेग पढ़ा दूंगा, 4 में ये हो जाएगा, अगले में कोणीय संवेग संरक्षण हो जाएगा, गतिज ऊर्जा प्रमेय वगैरह हो जाएगी, इसमें भी है गतिज ऊर्जा, वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें भी है, हर चीज है, वो बहुत बड़ा है। फिर रोलिंग मोशन है, प्योर लोटनी गति, शुद्ध लोटनी गति,
बहुत ही तगड़ा चैप्टर है भाई, ये कहाँ तक कराऊंगा मैं इस चैप्टर को। ठीक है, चलो लेट्स वेट एंड वॉच करते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। 4 नहीं तो 5 लेक्चर में करेंगे इसको, करेंगे तो सही। ठीक है, अरे हाँ या ना। क्लियर? अरे बोल दो भाई कैसा लगा लेक्चर आज का। अच्छा सवाल करने में बिजी हो, ओके ओके। IAB आ रहा है, IAB आ रहा है 100 kg। AB मतलब AB अक्ष के परितः, ये रहा AB, वो आ रहा है 100 kg इंटू मीटर स्क्वायर। और ICD आ रहा है 10 kg पर मीटर स्क्वायर। क्या कहते हो यार, कितने बच्चों का आया? चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाओ मैं अब कर लेना। अबे कुछ भी नहीं है मेरे भाई। M1 R1 स्क्वायर इस अक्ष के परितः है, तो M1 कितना 1, R1 कितना 1, तो 1 इंटू 1, तो ये तो 1 आ जाएगा। M2 इंटू R2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 और 1 पहले वाले का 9, जोड़ते जाओ 9 हो गया। तीसरे वाले का करेगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 करेगा 27, 27 और 9 36 आ गया। M4 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 4 16 32 16 48 16 चौके 64, 64 और 36 100। अब इस अक्ष का कर रहे हैं, इस अक्ष से इस धर वाले द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं। 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम का, 3 किलोग्राम का इसलिए नहीं क्योंकि उसी बिंदु पर है। 3 किलोग्राम का जो द्रव्यमान है वो उसी अक्ष पर है, तो उसी अक्ष पर है तो जड़त्व गुण 0, तो केवल एक द्रव्यमान बचा, केवल एक द्रव्यमान बचा। तो तुम बोलोगे सर फिर तो 64 आना चाहिए, नहीं, दूरी इस अक्ष से केवल 1 मीटर की है, दूरी इस अक्ष से केवल 1 मीटर की है। तो mr स्क्वायर ना, तो 4 1 का स्क्वायर करोगे, नहीं कुछ गलती कर दी क्या, CD ना, M कुछ गड़बड़ी कर दी क्या मैंने आंसर बताने में? छोटा सा सवाल था ये तो। हो सॉरी 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 सॉरी, मैं भी कितना पागल हूं ना। इन दोनों को भी तो लेना ही पड़ेगा ना भाई, इस वाले द्रव्यमान को छोड़ दो, केवल इन दोनों को भी तो लेना ही पड़ेगा ना। तो इसका तो हो जाएगा 4, तो इसका तो 4 आ जाएगा, इसका आ जाएगा। अब इसकी कितनी दूरी है, ये पूरी 3 है, ये 2 है, तो ये भी 1 है, तो M यानी कि इसका 2 आ जाएगा। और इसका कितना है, अब ये पूरी 3 है, ये 1 है, तो 2 ये, तो mr स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, सही है, बिल्कुल सिंपल था। क्लियर है? चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।